हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एजुकेटर्स बूस्टर के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का मैं स्वागत करता हूं। और क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोग का चल रहा है ज्योग्राफी में 70वीं बीपीएससी को लेकर के, मतलब 70वीं बीपीएससी को लेकर के हम लोग हर खंड के, हर सेक्शन के, जीएस के हर सेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं उन पे डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसकी एक कक्षा आप लोगों ने देख ली होगी। मैं आशा करता हूं कि ये कक्षा काफी आप लोगों को फायदेमंद लग रहा होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दूसरे कक्षा को लेकर के आया हूं। ठीक है, निरंतर ये कक्षाएं चलती रहेंगी। आपके परीक्षा तिथि जो है वो पुनर्संशोधित हुआ है और संभवतः आप लोग का एग्जाम अब 13 और 14 दिसंबर को आयोजित होगा। तो तब तक काफी समय है, हम लोग सारे पॉइंट्स पर एक मतलब कि समग्र जो होता है डिस्कशन करेंगे और इसके थ्रू हम लोग पूरे ज्योग्राफी के सिलेबस को बांधने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। देखिए, आपको पता है हम लोगों ने जो भी ब्रह्मांड से संबंधित जो भी अध्ययन था वो हम लोगों ने किया है। हमारे YouTube चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं, सब पड़ा हुआ है। तो देखिए, इसमें आपके ऑप्शन है 2.5 करोड़ वर्ष, बी है 10 करोड़ वर्ष, सी है 25 करोड़ वर्ष और डी है 50 करोड़ वर्ष। ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में 1994 में आ चुका है और 40वां बीपीएससी जो 1995 में जस्ट उसके बाद हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो इसका उत्तर होगा सी 25 करोड़ वर्ष। देखिए, क्या है कि आपको पता होगा कि सौर मंडल जो सोलर सिस्टम है, मैंने काफी डिटेल में बताया था कि सूर्य उसमें केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और 8 ग्रह जो हैं वो सब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे माना जाता है कि सौर मंडल में सूर्य क्या है, स्थायी है और चारों तरफ से जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के। लेकिन वास्तविकता ये है कि सूर्य भी अपने आकाशगंगा में, जैसे हमारी आकाशगंगा कौन सी है, मिल्की वे। ठीक है, कौन सी आकाशगंगा है हमारी, मिल्की वे। तो मिल्की वे आकाशगंगा का चक्कर कौन लगाता है, सूर्य। ठीक है, तो सूर्य अपने धुरी पर भी घूमता है और साथ ही साथ आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर भी लगाता है। तो इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो सूर्य जो है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या सूर्य जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज या इसको कहते हैं घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। क्या घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। ठीक है, क्या है, अपने धुरी पर, अपने एक्सिस पर और साथ ही साथ क्या, अपने आकाशगंगा, जो आकाशगंगा कौन सी है, मिल्की वे, या इसे क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला। ठीक है, क्या कहते हैं, मिल्की वे, या इसे ही क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला। ठीक है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इस बात को आपको जानना है। ठीक है, तो कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष, राइट। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, ठीक है। तो इस सवाल को जरा देखिए, इसमें ऑप्शन है आपके 87, ठीक है, 88, 89 और 90। तो देखिए, इसका सही उत्तर है बी, मतलब कि 88। ठीक, तो ये याद करने वाले सवाल हैं। ये 44वां बीपीएससी में 2000 में आया हुआ सवाल है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो तारामंडल है वो है क्या, तारामंडल क्या होता है। देखिए, तारामंडल जो है, कॉन्स्टलेशन, ये क्या है। तो तारामंडल देखिए एक तारों का समूह है, राइट, तारों का एक समूह है। जैसे कि मैं अगर आप लोग को याद दिलाऊं तो सप्तऋषि, ठीक है, आपने देखा होगा आसमान में। तो देखिए, वो एक तारों का समूह है जो एक आकृति को ग्रहण करता है। ठीक है, तो एक आकृति को ग्रहण करता है जब तारों का एक समूह जब एक
निश्चित आकृति को ग्रहण कर लेता है तो उसको नाम दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है। इसको ही कहते हैं तारामंडल। एकदम सामान्य सा इसमें चर्चा है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, इस बात को आपको समझना है। दूसरा बात आपको एक और समझना है, वो ये समझना है कि देखिए 88 या 88 तारामंडल हैं, तो सभी के नाम अलग अलग हैं। जैसे कि हम लोगों का जो राशि होता है, ठीक है, राशि का जो नाम होता है, तो जो राशि आपको ध्यान आता होगा जैसे कि वृश्चिक, मीन, इस तरीके से राशि आप सिंह, तुला, तो ये सब क्या है, इनके ही नाम पर तारामंडल का नाम रखा गया है, ठीक है, ऋषियों के नाम पर, ठीक है, उनके नाम पर तारामंडल का नाम रख दिया गया है, क्योंकि वो एक बहुत ही सामान्य स्वाभाविक सा एक आकृति ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आकाश में जब आप देखेंगे तो कहीं ऐसा लगेगा कि धनुष के आकार का, तो कभी लगेगा सप्तऋषि, जो 7 ऋषि के समूह हैं, ठीक है, फिर लियो मतलब कि जो सी है, स्कॉर्पियन, ठीक है, तो इस तरीके से जो होते हैं विद्यमान, उनके विन्यास को ध्यान में रख करके, उनके कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रख करके इसका नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह हैं, क्या है, सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक, वृष। तो ये क्वेश्चन जो है वो 41 बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, 1996 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सप्तऋषि, ठीक है। ये सब फैक्चुअल है, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन के कुछ पॉइंट नहीं बनते हैं। वैसे आप समझ लीजिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो सप्तऋषि होते हैं, ठीक है, उन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। देखिए इस तरह के सवाल आ भी सकते हैं और थोड़े चांस अब इनके आने के कम है, ये बात आप समझ लीजिए, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन ये बन सकते हैं, इसलिए आप देखते चलिए, ठीक है। क्योंकि मैं इस बात को फिर से जोड़ देके आपको बता रहा हूं, मैंने पहले वीडियो में बता भी दिया था कि इस बार लगभग 50% क्वेश्चन जो होंगे बीपीएससी के प्री के, वो आपको 2010 से पहले के आईएएस के जो सवाल होते हैं उन्हें आप देख के जाइएगा। वो क्वेश्चन उस तरीके से सवाल आ सकते हैं, वैसे ही मिलते जुलते सवाल आ सकते हैं। हम उसको भी डिस्कस करने का पूरा कोशिश करेंगे, समय रहेगा हम उसे भी डिस्कस कर देंगे आप लोगों के साथ में। तो उस तरह के सवाल से मिलता जुलता सवाल आपको देखना है, क्योंकि ट्रेंड अब वैसे ही चेंज हो गया है। और बार बार जब आयोग दबाव देकर के, जोर देकर के जब इस बात को कह रहा है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट भी अगर होंगे ना, अगर रिपीट भी होंगे क्वेश्चन, तो बिल्कुल वहां से होंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन 69 बीपीएससी में 2023 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से लुक होना चाहिए, जो आप अब देख के जाएंगे वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो देखिए, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, तारों का एक समूह, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे, या फिर किसी तारे का विस्फोट। तो देखिए आप ऐसे भी इसको गेस कीजिए कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, एक ऑप्शन ये है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया। फिर तारों का एक समूह, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मैंने अभी कहा कि तारों का एक समूह क्या तारामंडल होता है, कॉन्स्टेलेशन होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो बी तो आपका ऐसे ही कट गया, ठीक है, बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। सी नंबर घूमता हुआ एक न्यूट्रॉन तारा, और डी नंबर क्या है, किसी तारे का में विस्फोट, तो बिल्कुल नहीं। किसी तारे में जब विस्फोट होता है तो उसको पल्सर नहीं कहते हैं, किसी तारे में जब विस्फोट होता है तो उसको सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए 2 ऑप्शन आपके कट गए। आइए देखिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इस तरीके से आप 50-50 पे आ गए। अब यहाँ पर देखिए, इसका सही उत्तर होगा घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। देखिए क्या है पल्सर, जरा आप समझिए। होता क्या है एक्चुअली कि कोई तारे का अपना एक जीवन चक्र होता है, ठीक है, तारे का अपना एक जीवन चक्र होता है। उस जीवन चक्र के अनुरूप तारे का जन्म और उसका विनाश होता है, ठीक है। तो जब तारे का जब जीवन चक्र में जब प्रारंभ जब होता है, उसके बाद एक अवस्था आती है तारे का रेड जाइंट स्टेज या लाल दानव चरण, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उस तारे में देखिए, जब तारे में सुपरनोवा विस्फोट होती है तो होता क्या है कि तारे का बाहरी कवच, मतलब कि ये तारा अगर है, ये तारा मान लीजिए, तो इसका जो बाहरी कवच है, ठीक है, ये आंतरिक कवच हो गया और ये आंतरिक भाग हो गया और ये बाहरी भाग, ठीक है। तो जब तारे के अंदर
तारे के अंदर गुरुत्वाकर्षण के का एक फोर्स जो होता है वो अंदर की ओर लगता है, ठीक है। और तारे के कोर भाग में क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन चलता है। क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन चलता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन चलने के वजह से जिसमें हाइड्रोजन के एटम्स जो होते हैं, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में जुड़ करके हीलियम में चेंज हो जाते हैं। हीलियम में चेंज होते हैं। ये रिएक्शन कोर में चलता है, तारे के कोर में, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन जिसे कहते हैं, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया तारे के कोर भाग में चलता है, उसके केंद्र भाग में चलता है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन इसे कहते हैं, आप लिख लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो ये चलता है जिससे बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज होता है और इसके वजह से एक फोर्स बाहर की ओर लगता है। तो देखिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखता है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखता है और बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, तारे का पूरा जीवन चलता रहता है, ठीक। तारे का जीवन कितना लंबा होगा यह निर्भर करता है कि तारे के अंदर जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहे हैं वो कितना लंबा है, उसमें ईंधन कितना अधिक है। ये अलग अलग तारों में अलग अलग होता है, ठीक है। तो जिस तारे में न्यूक्लियर ईंधन जो है वो सबसे अधिक है, मतलब कि तारे मूलतः हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, गैस से, तो जिसमें जितना ज्यादा होगा कोर में हाइड्रोजन उतना ही लंबा इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन चलेगा और तारा अपने जीवन को उतना ही अधिक प्राप्त करेगा। लेकिन जब यहाँ से पूरे जब ईंधन समाप्त होने लगते हैं तो आंतरिक बल और बाह्य बल में संतुलन जो है वो समाप्त हो जाता है और इस संतुलन समाप्त होने की वजह से क्या होता है, तारे का जो बाहरी कोर है, मतलब कोष है, इसका जो बाहरी हिस्सा देख रहे हैं, कवर आप देख रहे हैं बाहरी, ये धीरे धीरे फैलता चला जाता है। इसमें एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होने लग जाता है। ये देखिए एक्सपेंशन हो रहा है ये, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है ना वो असंतुलित हो गया और ये जो बाहरी कोष है वो ब्रह्मांड में कहीं खो जाता है, विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। और बच जाता है क्या, तारे का आंतरिक कोर। ये तारे का जो आंतरिक कोर है, इनर कोर है, ये इनर कोर मात्र शेष रह जाता है। इनर कोर जो है, इनर कोर जो तारे का है वो बच जाता है, ठीक है। तो इनर कोर जो बच जाता है, इस इनर कोर के बच जाने से जो बच गया, यही इनर कोर क्या है, बहुत ही इस इनर कोर के अंदर जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है, इसका घनत्व, इसका डेंसिटी क्या है, बहुत ही हाई होता है। इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है, ठीक है। और साथ ही साथ डेंसिटी हाई होने के साथ ही साथ एक और चीज है कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत हाई होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये बहुत हाई होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो बहुत हाई होता है, तो मतलब कि इसका घनत्व और इसका जो ग्रेविटी है, मतलब कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है इस कोर में बहुत अधिक होता है, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं हम, इसे ही न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। यही है क्या, न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रॉन तारा होता है, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन तारा जब, ठीक है, बहुत तीव्रता से घूमता है, ठीक है, बहुत तीव्रता से रोटेट करता है, घूमता है, तो इसे ही कहते हैं पल्सर, ठीक है। पल्सर, पल्सेटिंग से बना है पल्सर, मतलब कि तीव्रता से घूमने वाला, ठीक है। तो यही है पल्सर स्टार। तो आप लोग को पता होगा, मैंने बहुत ही डिटेल में तारे के जीवन चक्र पे भी लेक्चर दिया है, आप लोग उसे जाकर के देखिए तो आप लोग को और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और एक बात बता दूं कि जैसे एक तारा होता है, तो तारे में क्या होता है कि जो भी क्रियाएं होती हैं, तो उसमें देखिए एक चीज ये भी आपको दिखाई पड़ेगा तारे में, कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी तारे में जो सुपरनोवा विस्फोट जब होता है, उसके बाद अगर उसका द्रव्यमान 1.44, ठीक है, 1.44 सूर्य के द्रव्यमान का, ठीक है, 1.44 मास ऑफ सन, मतलब कि ये, मतलब सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अगर किसी तारे का द्रव्यमान अगर अधिक हो गया, ठीक है, जब अधिक हो जाएगा, इससे जब अधिक हो जाएगा तो वो ब्लैक होल में बदल जाता है। क्या, ब्लैक होल में बदल जाता है। और अगर इससे कम होगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1.18 से लेकर के 1.20 इस तरीके से होगा मास ऑफ सन,
मतलब सूर्य के द्रव्यमान का 1.18 गुना या 1.20 गुना, तब ये जो तारा होगा ये न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है। न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, जिसको श्वेत वामन भी कहते हैं, ठीक है, श्वेत वामन। तो ये न्यूट्रॉन तारा है। तो यही न्यूट्रॉन तारा जब तेजी से जब पल्सेटिंग करता है, घूमता है तीव्रता से, और घूमने के दौरान ये रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है, रेडिएट करता है, ठीक है, इमिट करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे ही कहते हैं हम पल्सर स्टार। और देखिए, दो वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा, दो वैज्ञानिक हैं, ठीक है। पहला जो उनका नाम है, उनका नाम है टेलर। क्या? टेलर, अमेरिका के वैज्ञानिक है टेलर एवं, ठीक है, हुल्स। टेलर एवं हुल्स को 1993 में, ठीक है, टेलर एवं हुल्स को 1993 में इस न्यूट्रॉन पल्सर स्टार या फिर न्यूट्रॉन स्टार जो है, इनके अध्ययन करने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था भौतिकी का, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए और इसको भी अपने नोट्स में एड ऑन कर लीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखें हम लोग इसे, आगे चलें। तो निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? एक सवाल ये है जो कि 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपके ऑप्शन है, ए में क्षुद्र ग्रह, बी में धूमकेतु, सी में ग्रह और डी में निहारिका। तो देखिए, ब्रह्मांड सौर मंडल का कौन कौन सा भाग, कौन भाग नहीं है? देखिए, एक बात समझिए पहले आप कि सौर मंडल के कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तो उसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण, ध्यान से देख सुनिए, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के वजह से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आद्य पदार्थ, धूल कण इत्यादि ब्रह्मांड में घूम रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि एक फोर्स, एक गति ने कार्य किया और एक गुरुत्वाकर्षण बल का जन्म हुआ, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से अपने आकार के हिसाब से, ठीक है, अपने आकार के हिसाब से सभी ग्रह जो हैं, एक मतलब कि बिल्कुल कतार में कहिए या अपने आकार के हिसाब से व्यवस्थित हो गए, और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अंदर बंद करके उस सिस्टम के अंदर सूर्य को के चारों चक्कर लगाने लग गए। तो ये कार्य हुआ। तो इस तरीके से जो भी ग्रह थे वो सारे सूर्य के चारों तरफ ये व्यवस्थित हो गए अपने आकार के हिसाब से, ठीक है, और वो चक्कर लगाने लग गए। तो इस तरीके से सौर मंडल का निर्माण हुआ। साथ ही साथ उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे धूल कण और गैस और चट्टानों के टुकड़े थे जो कि कम मास के थे, कम द्रव्यमान के थे, तो उनका द्रव्यमान इतना नहीं था कि वो अब गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर मतलब कि व्यवस्थित होकर के ग्रह के हिसाब से चक्कर सूर्य के लगा सकें। तो वो जितने भी छोटे चट्टानी खंड, धूल कण के जो भाग थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, वो सब जो थे उनका आकार छोटा था, ठीक है, उनका आकार बिल्कुल छोटा था, बिल्कुल वो एक ग्रह का आकार नहीं ले पाए, तो जिसके वजह से ग्रह नहीं बन पाए, तो वो क्या हो गया, वो क्षुद्र ग्रह बन गए। क्षुद्र ग्रह का मतलब क्या हो गया, छोटा, ठीक है, जिसके पास अपना एक निश्चित मतलब कि कोई कक्षा नहीं हो, ठीक है, और उसका द्रव्यमान भी कम है, तो वो क्षुद्र ग्रह बन गए। और फिर क्या हुआ, गैस के छोटे छोटे गैस, धूलकण इत्यादि के जो समूह थे, साथ ही साथ अति शीतलित बर्फ के कुछ हिस्से, इन सभी का मिश्रण जो है वो धूमकेतु बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब बन गए। तो ये सब सौरमंडल के ही हिस्से हैं, ये सभी सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ये सभी सोलर सिस्टम के पार्ट हैं और सभी सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें एक ऑप्शन आपका है निहारिका, तो इसलिए आप देखिए कि क्षुद्र ग्रह सोलर सिस्टम का पार्ट बिल्कुल है, धूमकेतु भी सोलर सिस्टम का पार्ट बिल्कुल है, ग्रह भी सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो निहारिका क्या है? तो देखिए, आपका उत्तर होगा निहारिका। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। तो निहारिका आखिर है क्या? तो देखिए, निहारिका क्या है कि निहारिका गैस के, मैं यहां पे थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, निहारिका क्या है देखिए। तो निहारिका क्या होता है, निहारिका एक इस तरीके से डिस्क के आकृति की, देखिए मैं बना रहा हूं, आप देखिए, निहारिका एक डिस्क, एक तस्तरी, ठीक है, डिस्क तस्तरी के आकृति की एक संरचना होती है। देखिए इस तरीके से, देखिए आप इसे देख सकते हैं आप ध्यान से। और इसमें क्या है, धूल कण, गैस, ठीक है, इसमें क्या है, धूल कण,
धूल कण प्लस गैस, ये सब इससे मिलके बनते हैं, निहारिका का निर्माण होता है। निहारिका एक पालना है, ध्यान से सुनिए। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका पालन पोषण एक पालने के अंदर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक तारे का जन्म निहारिका के अंदर होता है, ठीक है। तो निहारिका क्या है, एक पालना है तारे का, ठीक है। क्योंकि निहारिका में जो गैस होती है ना, वो गैस होती है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। निहारिका में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस, अन्य गैसें भी होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस क्या है, बहुत ही ट्रेमेंडस, मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस उपलब्ध होती है निहारिका में। धूल कण भी होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब होते हैं, और इसका तापमान बहुत उच्च होता है। ध्यान रखिएगा मेरा बात, तापमान भी यहाँ उच्च होता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि एक तारे का जन्म इस निहारिका के अंदर होता है। मतलब एक तारे का नहीं, ऐसे न जाने कितने तारे हमेशा बन और नष्ट हो रहे हैं। तो देखिए, निहारिका के अंदर तारे बनते भी हैं और तारे का विकास भी होता है और तारा नष्ट भी होता है। जैसे कि हमारी जो आप फिर और समझ आगे चलते हैं। तो देखिए, तारा जब नष्ट होगा तो इससे जो निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो भी इसमें मुक्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि धूल कण और गैस से निर्मित आकृति जो डिस्क के आकार की होती है, ये तेजी से घूमती भी है, ठीक है। और इसमें जो गैस होता है वो मूल रूप से हाइड्रोजन गैस होता है। तो इसे हम निहारिका कहते हैं, निहारिका, ठीक है। तो इस रूप में देखा जाए तो निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। और उसके अलावे क्षुद्र ग्रह मैंने बता दिया कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है, और 8 ग्रह जो हैं क्या है, यहाँ व्यवस्थित रूप से, यहाँ पर 8 ग्रह जो हैं व्यवस्थित रूप से बने हुए हैं, ठीक है। ये ऐसे बने हुए हैं। तो ये ग्रह क्या अपने आकृति हिसाब से गुरुत्वाकर्षण बल में, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से क्या है, ये बंध गए, ठीक है। और बंधने के बाद क्या हो गए, जो कुछ मतलब जैसे कि ये है बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो गया बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस तरीके से व्यवस्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से व्यवस्थित होने के बाद क्या हुआ कि आप देख लीजिए। अब उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में यहाँ पर एक पेटी बनी हुई है, ठीक है। इसी में क्या है, क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह की पेटी है, देखिए। तो कहने का मतलब है कि सभी सूर्य को केंद्र मान करके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से व्यवस्थित है ये, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्या है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो अनडाउटली इसका उत्तर कॉपरनिकस होगा। कॉपरनिकस महोदय जो थे, उन्होंने ये बात बताया था, ठीक है, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि एक बराह मिहिर नाम के हमारे भी साइंटिस्ट थे, बराह मिहिर, बराह मिहिर, बराह मिहिर जो थे, ये 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इन्होंने इस बात को बता दिया था पहले ही कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। और सूर्य केंद्रीय भूमिका निभाता है, सूर्य बीच में है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है। इन्होंने 6वीं शताब्दी में ही इस बात को बताया था। कोई बात नहीं, आपको कॉपरनिकस याद रखना है। और हमारे जो मतलब भारतीय विद्वान हैं, फिजिसिस्ट या फिर इन्हें कहिए खगोल शास्त्री बराह मिहिर जी, इन्होंने 6वीं शताब्दी में ही इस बात को बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें तो बहुत अधिक आप लोगों को कोई डिस्कशन की आवश्यकता शायद मुझे लगता है नहीं होगी, क्योंकि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि 150 का 150 सवाल बिल्कुल ही
एकदम ऐसा होगा जो चैलेंजिंग होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसको देख के ही 1 सेकंड में टिक लगाना है। अगर मान लीजिए कि ऐसे सवाल बीच बीच में नहीं आपको मिलेंगे कुछ, ठीक है, जैसे लगभग पूरे प्रश्नों का लगभग 1/4 हिस्सा ऐसे सवालों से मिलेगा भर के आपको, जो हर सेक्शन से होंगे, या पॉलिटी हो या फिर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, करंट हो, सब जगह से ऐसे क्वेश्चन 1/4 होंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में आप लोगों को एक्यूरेसी बना के रखना है, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड क्या है? सूर्य है, ठीक। नेक्स्ट, किसकी औसत दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है? बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये सुपर वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लीजिए, और ये सीडीपीओ में 2018 में आया हुआ सवाल है, ठीक ना। तो ऐसे भी सवाल आपको दिखेंगे। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है पृथ्वी एवं सूर्य, ठीक है। बी है पृथ्वी एवं चांद, सी है बृहस्पति एवं सूर्य, और डी है प्लूटो एवं सूर्य। साफ साफ बात है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे खगोलीय दूरी कहते हैं, ठीक है। क्या? खगोलीय दूरी। तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य के दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ये 47वीं बीपीएससी में 2005 में आया हुआ सवाल है। आपके विकल्प हैं, सूर्य जब चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आता है, ठीक है। सूर्य जब चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आता है। बी, पृथ्वी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आता है, मतलब कि पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। सी, चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है, मतलब चंद्रमा जो है वो बीच आ जाए सूर्य और पृथ्वी के, ठीक है। डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये बहुत ही सामान्य है, अति सामान्य सवाल है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सूर्य ग्रहण कब आता है? सूर्य ग्रहण तब आता है जब क्या होता है? चंद्रमा की स्थिति बीच में हो जाती है। चंद्रमा की स्थिति जब बीच में होती है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है, मतलब सी ऑप्शन आपके सही होगा। आइए उसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सूर्य ग्रहण जो होगा वो, एक सेकंड आपको मैं एक्सप्लेनेशन एक अच्छा सा दिखा देता हूं यहाँ पर। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं ऊपर में रफ कर रहा हूं, आपका उत्तर सी है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन पे हम चल रहे हैं। आइए अब देखिए एक्सप्लेनेशन। देखिए, होता क्या है कि आपको याद रखना है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या में ही होगा, ठीक है। सूर्य ग्रहण अमावस्या में होगा, ठीक है। आप देखिए, ध्यान से देखिए कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कैसे बनेगी, कैसे बनती है सूर्य ग्रहण की स्थिति, तो आपको देखना है। तो देखिए कि जैसे ये सन है, सन सन की स्थिति है, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या है? हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक, ये हमारी अर्थ है। और अर्थ के चारों ओर मून घूम रही है, ये मून है, चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है। तो अब देखिए कि जो सूर्य से प्रकाश अर्थ तक जाना था, लेकिन बीच में मून आ गई, बीच में चंद्रमा आ गया, इसके वजह से क्या होगा कि सूर्य का जो भी प्रकाश यहां तक पहुंचना था वो क्या है? वो प्रकाश यहां तक पहुंच नहीं पाएगा, और चंद्रमा की जो छाया है वो कहां पड़ेगी? अर्थ पे पड़ेगी। चंद्रमा की जो छाया है वो अर्थ पे पड़ेगी। तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा? चंद्रमा की छाया अर्थ पर पड़ेगी, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो देखिए कि ये वाला जो हिस्सा होगा, ये हिस्सा जो होगा, चंद्रमा का जो एक हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, चंद्रमा का जो एक हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइट है, मतलब कि ये क्या है? डे है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट, अंधेरा होगा। ये हिस्सा अंधेरा होगा, जो शेडेड हिस्सा है वो अंधेरा होगा, ठीक है। तो अंधेरा हिस्सा होने की वजह से क्या होगा?
कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होगा वो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य का चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ेगी। तो यही एक दशा है सूर्य ग्रहण का। मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल इस तरीके से बन जाती है। तो होता क्या है, ये होता है कि चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पे पड़ता है और जहां पड़ता है वहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसकी अपनी कोई प्रकाश नहीं है, ठीक है, कोई प्रकाश नहीं है। तारे में अपना प्रकाश होता है, बाकी किसी में अपना प्रकाश नहीं होता है। सभी सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं, को परावर्तित करते हैं और फिर हमें वो दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए कि जब चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल जब ऐसे बनेगी सीध में, तो क्या हो जाएगा, सूर्य का जो प्रकाश आएगा वो चंद्रमा के इस हिस्से में पड़ेगा, ठीक है, और ये हिस्सा परावर्तित होगा। मतलब यहाँ कोई अगर खड़ा होता, यहाँ कोई अगर खड़ा होता तो उसको चंद्रमा दिखाई पड़ता, लेकिन यहाँ जो खड़ा होगा व्यक्ति वहां वो चंद्रमा को नहीं देख सकता। तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है। कारण क्या है, चंद्रमा की मध्य स्थिति, बीच की स्थिति, जिसके वजह से यहाँ पर चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर पड़ रहा है, जिसके वजह से सूर्य ग्रहण की स्थिति बन रही है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल बात और है जिसे मैं आगे के कक्षा में डिस्कस करता, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए क्या होता है कि यहाँ से सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से देखिए इस तरीके से प्रकाश जो है सूर्य से निरंतर आगे की ओर चल रहा है, ठीक है, चलता हुआ ये ऐसे निकल गया, ठीक है, ये ऐसे चला गया, तो ये हो गया। और देखिए मतलब ऐसे नहीं जाएगा, सीधा ही जाएगा, ये ऐसे चला गया और ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ठीक है। और एक स्थिति देखिए, एक स्थिति ये ऐसे बनती है और एक स्थिति ये ऐसे बनती है, ठीक है। इसे ऐसे मिला दीजिए और इसे ऐसे मिला दीजिए। तो देखिए जब ये मिल गया, ये स्थिति जब बन गई, तो देखिए ये जो स्थिति है यहाँ पर, ये वाली देखिए, यहाँ पर जहां मैं लाइन बना रहा हूं, मैं दूसरे पेन से बना देता हूं। ये जो स्थिति बन रही है यहाँ पर देखिए, ये वाली जो स्थिति बनती है यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ पर, तो देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण बिल्कुल वहीं पे बनेगा। पूरे पृथ्वी पर पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं बनती है, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति पूरे पृथ्वी पर नहीं बनेगी। केवल और केवल ये जो स्थिति आपको दिखाई दे रहा है जिसे मैंने बनाया है, यही पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी। इसे ही क्या कहते हैं, अम्बरा। क्या? अम्बरा, अम्बरा, ठीक है। और इसके चारों तरफ बाकी जो हिस्से हैं, जो इसके चारों तरफ ये सब जो हिस्से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब हिस्से जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या है, पेनेम्ब्रा। पेनेम्ब्रा में आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। तो इस तरीके के बातों को आपको समझ के चलना है। तो आप लोगों ने, मुझे लग रहा है कि बखूबी समझ लिया होगा इसे। इन सब बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है, अम्बरा और पेनेम्ब्रा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नहीं दिखता है? तो कौन नहीं दिखता है? चंद्र, मंगल, शुक्र या राहु, इनमें से कौन दिखाई नहीं पड़ता है? तो ये बीपीएससी सीडीपीओ में 2005 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, राहु। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि हमें नंगी आंखों से दिखाई पड़ते हैं। ऐसे 5 ग्रह हैं, देखिए 5 ग्रह हैं जिसे देखा जा सकता है। 5 ग्रह ऐसे हैं जिसे देखा जा सकता है, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, सॉरी, बुध, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, मंगल, ठीक। उसके बाद फिर बृहस्पति, और उसके बाद फिर शनि। किसी न किसी रूप में ये दिखाई पड़ते हैं। बाकी क्या है, जो भी हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। तो इसलिए राहु जो है वो आपका उत्तर होगा इसमें, ठीक है, जो दिखाई नहीं पड़ते। फिर नेक्स्ट, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। ये बीपीएससी 41 में आया हुआ सवाल है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, शुक्र। देखिए लोगों में थोड़ा सा ये दिक्कत होता है कि सन, सूर्य है, सन से सबसे नजदीक कौन है, बुध, देख लीजिए। और उसके बाद फिर क्या है, शुक्र,
तो एक मतलब कि सीरीज जो है, जो सूर्य से सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध है। तो इस रूप में देखा जाए कि उत्तर होना चाहिए बुध, लेकिन उत्तर शुक्र है। देखिए शुक्र उत्तर है आपका, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, सच में उत्तर शुक्र ही होगा, इसलिए क्योंकि बुध बहुत नजदीक है, ठीक है। टेम्परेचर इनका सबसे अधिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वातावरण अनुपस्थित है। क्या है? वातावरण अनुपस्थित है, नहीं है। शुक्र बुध का अपना कोई वातावरण नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है कि बुध के सतह पर या वायुमंडल नहीं होने की वजह से बुध में क्या होता है कि सूर्य से जो प्रकाश आती है, ठीक है, तो वायुमंडल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए धूल कण, ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ठीक है, इस तरीके से फिर ओजोन, अन्य तरह के और भी कई मतलब गैस होते हैं। उन सभी गैसों से मिलकर के जलवाष्प, इस तरीके से सभी से मिलकर के वायुमंडल का निर्माण होता है। तो क्या होता है कि सूर्य से जब प्रकाश आती है तो आने के बाद फिर क्या होता है कि जो सरफेस होती है उसको गर्म करती है, और इससे जो दीर्घ तरंग जो निकलते हैं ये शॉर्ट वेव होती है। जो सूर्य से प्रकाश आता है उसे लघु तरंग कहते हैं, और लघु तरंग से क्या होती है, पृथ्वी का जो चीज हमारा धरातल है वो गर्म होता है, और इससे जब रेडिएशन होता है दीर्घ तरंग के रूप में, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसे वायुमंडल की जो गैसें हैं, धूल कण है, इनके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और शोषित कर लिया जाता है। इससे वायुमंडल गर्म होता है। लेकिन बुध में वायुमंडल नहीं पाया जाता है, तो वायुमंडल नहीं पाए जाने की वजह से बुध से जो भी गैस जो होते हैं वो सूर्याताप जो भी आते हैं वो बाहर अंतरिक्ष में तुरंत निकल जाते हैं। इसीलिए तापांतर सर्वाधिक हार्स या सबसे मतलब कि जटिल या सबसे अधिक तापांतर किसी ग्रह पे अगर पाया जाता है तो बुध पे, ठीक है। जितनी जल्दी ये गर्म होता है और जितना अधिक टेम्परेचर इसका दिन में बढ़ता है, रात यहाँ उतना ही अधिक ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये अर्थात रहने योग्य नहीं है। वहीं शुक्र में वातावरण पाया जाता है, ठीक है, और शुक्र के वातावरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो गैस है वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने की वजह से, वायुमंडल में अधिक मात्रा होने की वजह से शुक्र में क्या है कि सूर्य के सूर्याताप को ये अवशोषित कर लेती है और पर्याप्त मात्रा में तापमान यहाँ पे बना रहता है, अर्थात सर्वाधिक तापमान बना रहता है, ठीक है। तो ये कारण हो गया आपका। आगे चले, इवनिंग स्टार किस ग्रह का नाम है? तो इवनिंग स्टार का मतलब हो गया ऐसा ग्रह जो शाम को भी दिखाई दे, ठीक है ना, शाम को भी दिखाई पड़ता है। तो इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? हम शुक्र को, शुक्र को। ये सब तो आपको याद रहना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बीच बीच में, ऐसे क्वेश्चन पैचिंग के रूप में दिखेंगे आपको, जैसे आपको किसी भी सूरत में गलती नहीं करना। अगर एक क्वेश्चन भी अगर आप गलती करते हैं तो आपका स्थान काफी खिसक जाएगा, जिसको कवर करने के लिए आपको फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे हाथ लगाना होगा जिसपे आप शर्त के साथ उसको आप सही नहीं कर सकते। तो जो शर्त के साथ सही हो सकता है उस पर ध्यान दिया जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे अधिक चमकदार ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनडाउटली डी। फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। शुक्र सौर मंडल का सबसे अधिक चमकदार ग्रह है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? लगभग ए 2 मिनट, बी 4 मिनट, सी 8 मिनट, या डी 16 मिनट। ये 38 बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, तो ये बिल्कुल ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और लगभग प्रत्येक एग्जाम में कभी ना कभी आपको दिखता है। तो लगभग ये 8 मिनट इसका उत्तर सही होगा। ऐसे एक्चुअली कहा जाए अगर तो 8 मिनट 20 सेकेंड ये इसका उत्तर होता है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकेंड इसका उत्तर होता है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस रूप में भी आप याद रखिए। सूर्य से चला प्रकाश कह रहा है ना, तो देखिए ये सन है, सन। तो सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी पर, मतलब ये पृथ्वी है। तो देखिए एक तो होता है कि सूर्य के कई भाग होते हैं, ठीक है। सूर्य के अंदर कई परतें होती है, कई भाग होता है, विकिरण मंडल, संवहन मंडल, इसको हम लोगों ने देखा है, ठीक है। और कोर, जहां से क्या है ऊर्जा, यहाँ पर नाभिकीय क्या होता है, सूर्य के कोर में क्या होता है,
नाभिकीय संलयन होता है। क्या? नाभिकीय संलयन, संलयन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। तो ये क्रिया सूर्य के केंद्र में चलता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सूर्य के केंद्र से चला हुआ जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड नहीं लगता है। ठीक है, इसे लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितना? लाखों वर्ष। तो सूर्य के केंद्र से जो प्रकाश या जो ऊर्जा, जो फोटोन, इसे आप फोटोन लिख लीजिए, जो फोटोन पृथ्वी तक पहुंचती है उसको यहाँ आने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है, लेकिन सूर्य के जो बाहरी कक्षा है, सबसे बाहरी आवरण है, जिसे कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य के बाहरी आवरण को कोरोना कहा जाता है, कोरोना। ठीक है, कोरोना। तो यहां से जो निकलता है, तो ये जो प्रकाश सूर्य के बाहरी कोष से चला हुआ प्रकाश है, इसे पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है ये 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के, सूर्य के केंद्र से इसके बाहरी आवरण तक, इसके बाहरी आवरण तक फोटोन को यात्रा करने में कई महत्वपूर्ण विकट परिस्थितियों का या जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इसके वजह से सूर्य के अंदर का, ठीक है, सूर्य के अंदर जो स्थित जो प्रकाश की जो फोटोन है जो उत्पत्ति हो रही है, उसको बाहर सूर्य के बाहरी मतलब कि जो कोष है, कोरोना है, वहां तक पहुंचने में लाखों बरस का समय लग जाता है। और इसके बाहरी कोष से जो प्रकाश चलती है और पृथ्वी तक पहुंचती है, उसको पृथ्वी के तक पहुंचने में, ऑब्जर्वर को के पास पहुंचने में, हमारे पास पहुंचने में क्या है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसको आप बिल्कुल ऐसे मान सकते हैं। जरा आप एक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको यहां बताता हूं। देखिए ये क्या है, जरा देखिए ध्यान से। ये समझिए हॉकी का ग्राउंड है। ठीक है, हॉकी का जो खेल होता है उसका एक ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड में 2 गोल पोस्ट बने हुए हैं, एक ये और एक ये 2 गोल पोस्ट बने हुए हैं। ठीक है, और खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अब देखिए जो सूर्य के जो केंद्र में जो नाभिकीय संलयन से या न्यूक्लियर फ्यूजन से जो बना हुआ जो क्या है, जो प्रकाश, जो फोटोन, ठीक है, जो फोटोन बन रहा है, उस फोटोन को हम मान लेते हैं कि वो क्या है? एक बॉल है। जैसे कि हॉकी के ग्राउंड में बॉल की भूमिका क्या होती है? हर खिलाड़ी उस बॉल को गोल पोस्ट तक लाना चाहता है। ये कहिए कि वो बॉल गोल पोस्ट तक जाना चाहता है। ठीक है, और गोल पोस्ट और गेंद का अंतिम लक्ष्य क्या है? गोल पोस्ट। तो वैसे ही फोटोन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सूर्य के अंदर से, सूर्य के अंदर जहां इसकी उत्पत्ति हो रही है उससे इसके बाहरी कोष तक पहुंचना। तो देखिए, क्या आपको पता है इस गेंद को गोल पोस्ट तक पहुंचने के लिए सबसे उत्तम मार्ग क्या था? सीधे यहां से ये गोल पोस्ट पे चली जाती या यहां से ऐसे आ जाती गोल पोस्ट पे। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ये हॉकी के स्टिक से खिलाड़ी के द्वारा कभी इधर, कभी इधर, फिर यहां आई, फिर यहां से यहां आई, फिर यहां से आई, फिर यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, फिर यहां आई, फिर ये गोल पोस्ट के नजदीक गई, इस तरीके से यहां आई, फिर यहां से, फिर ये यहां आई। अब गोल होने ही वाला था कि तब तक ये खिलाड़ी ने स्टिक से इसको शॉट लगा दिया, फिर ये पहुंच गई यहाँ, फिर यहाँ से फिर घूमेगी ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से फिर ये बॉल आ गई यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो देखिए ये बॉल, इस बॉल का अंतिम लक्ष्य क्या था? गोल पोस्ट में जाना। लेकिन ये बॉल गोल पोस्ट में न जाकर ग्राउंड में चक्कर लगा रही है और न जाने कितने समय तक ये चक्कर लगाएगी, और लगाने के बाद फिर जाकर के एक बार इससे गोल पोस्ट के अंदर जाने का मौका मिलेगा। ऐसे ही सूर्य का जो प्रकाश है या फोटोन है जिसकी उत्पत्ति सूर्य के केंद्र में होती है, ठीक है, वो सीधे इसके बाहरी कोष में पहुंचने के बजाय ये इधर उलझ करके लाखों बरस की यात्रा ये तय करता है। और इस लाखों बरस की यात्रा के दौरान, ठीक है, धीरे धीरे जो सूर्य के अंदर उत्पत्ति होने वाली जो फोटोन है, ये काफी अधिक ऊर्जा युक्त कण होती है। फोटोन क्या है? फोटोन बहुत अधिक ऊर्जा युक्त कण होते हैं और इसमें अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, लगभग ये गामा किरण के बराबर होती है। ये गामा किरण के बराबर होती है और गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। आपको पता है ना कि गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। जैसे कि आप मिस्टर ब्रूस को जानते होंगे, जो हल्क हैं, गामा किरण के ही
वो मतलब कि फिल्म में गामा किरण के जब वो संपर्क में आते हैं तो वो हल्क बन जाते हैं, तो उनके अंदर जेनेटिक परिवर्तन हो गया था और मिस्टर ब्रूस हल्क बन गए। तो वैसे ही गामा किरण बहुत ही खतरनाक होती है। और जो ये यात्रा जो आपको मैंने दिखाया सूर्य के केंद्र से लेकर के उसके बाहरी कोष तक, कोरोना तक के अंदर जो लाखों बरस तक जो एक फोटोन का जो किरण है वो घूम रही है, ठीक है, तो 10 लाख 20 लाख वर्ष तो घूम रही है अंदर। तो ये घूमते घूमते क्या होता है, इस किरण की, इस गामा किरण की जो ऊर्जा होती है वो घट जाती है, और घटने के बाद ये सामान्य किरण के रूप में परिवर्तित हो जाती है, सामान्य रेज के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो हम तक पहुंचती है, और उससे पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, व्यतीत होता है। तो इसे इस रूप में हमें समझना है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस रूप में हम लोगों ने काफी चीजों को कवर किया है आज, ठीक है, और क्वेश्चन का डिस्कशन देखा है, काफी डिटेल में देखा है। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इस डिस्कशन का भी लाभ बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, और आपको इसका पूरा लाभ तभी और अच्छे से मिल सकता है जब इसे आप एक बार नहीं कई बार देखें, ठीक है, और क्वेश्चन पे विचार करें, ठीक। तो ये हमारा जो सीरीज है वो लगातार चलता रहेगा और आता रहेगा, आप लोग इसको फॉलो कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको देखने के लिए आप प्रेरित कीजिए, ताकि ये बहुत अच्छा और अच्छे से इसको प्रोग्राम को हम लोग ला सके। साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको भी करना है, और हम लोग इस सीरीज के साथ आगे की अपनी यात्रा तय करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।